हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लर्न क्लासेस। आज की इस नए वीडियो में SCERT क्लास 6 हमारी दुनिया का पहला, दूसरा, तीसरा एवं चौथा और पांचवा अध्याय एक महत्वपूर्ण महामैराथन वीडियो के साथ आपके साथ समाप्त करने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो गाइज, इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस अध्याय के अंतर्गत हम सभी महत्वपूर्ण फैक्ट एवं उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सोल्व करेंगे, जो भी वन लीनियर करके होगा। इसमें सबसे पहला हमारा पॉइंट है सूर्य। सूर्य क्या होता है? तो सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। यह BPSC में पूछा जा चुका प्रश्न है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एवं प्रमुख सदस्य है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य के परिवार में स्वयं सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, अर्थात सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। जैसे कि हमारे पास जो भी कोई नज़दीकी चीज़ होता है तो उसका हम अलग से नाम धरते हैं, जिससे हमको ज़्यादा प्यार होता है उसका अलग बाबू सोना हम नाम धरते हैं। इसी प्रकार सूर्य हमसे काफ़ी करीबी है, इसलिए इसका नाम क्या धरा गया है? सूर्य धरा गया है। वास्तव में एक क्या है? ये तारा ही है। अगला हमारा पॉइंट है कि सौर प्रज्वाल। सौर प्रज्वाल क्या होता है? तो दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपेटें दिखाई देती है, उसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा, हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी से सूर्य कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य के क्रिकेट की गेंद माने, सूर्य को हम क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर दिखेगी। कैसे दिखेगी? राई के दाने के बराबर दिखेगी। अगला पॉइंट, ग्रहों के परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लैनेट। देखिए, वैसा आकाशीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहा जाता है। इसमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है, ग्रह में स्वयं प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। अगला पॉइंट हमारा कि ग्रहों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 8 है। यह भी प्रश्न पूछे जाने की आशंका है। तो ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है, जो निम्न है। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और 8 ग्रह कौन कौन से उसको एक बार समझ लेते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है पृथ्वी के बारे में। यहाँ से एक प्रश्न पूछता है कि एकमात्र ऐसा ग्रह का नाम बताइए जिस पर जीवन व्यतीत किया जा रहा है, तो पृथ्वी है। इसके अलावा एक यहाँ से प्रश्न बनता है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। शुक्र से बनता है प्रश्न कि पृथ्वी का वाहन कौन है, तो शुक्र है। साँझ या भोर का तारा कौन है? शुक्र ग्रह को कहते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो बुध ग्रह है। अगला हमारा है कि लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो मंगल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति में कितने पृथ्वियों को रखा जा सकता है, तो 1300 पृथ्वियों को एक साथ इसमें रखा जा सकता है। इतना बड़ा, ये सबसे बड़ा ग्रह है। अगला है कि शनि के चारों ओर वलय पाया जाता है। अरुण और आपका शुक्र, ये दो मात्र ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की ना दिशा में, ये उल्टी दिशा में घूमते हैं। याद करने का ट्रिक है, पहले जो आगे से है 2 नंबर और पीछे से 2 नंबर, जितने भी 2 नंबर वाला आदमी होता है सभी के सभी उल्टा काम करता है। तो याद करने का ये हमारा ट्रिक हो गया। अगला हम पॉइंट की ओर चलते हैं। सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जितने भी ग्रह हैं अपने वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सूर्य के सबसे निकटतम बुध ग्रह है, इसलिए इसमें अधिक चमक होती है। मंगल ग्रह लाल रंग के होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। अगला हमारा है, चित्र के माध्यम से समझाया गया है हमारे सौर परिवार को। देख सकते हैं यहाँ पे बीच में हमारा सूर्य है, बीच में हमारा सूर्य है, उसके फर्स्ट सर्कल में बुध है, उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, उसके बाद हमारा हो जाएगा शनि, उसके बाद हमारा हो जाएगा शनि यहाँ पे है, उसके बाद होगा अरुण, उसके बाद वरुण। तो ये तो हम समझ चुके हैं कि किस में जो है कौन कौन से ग्रह को क्या बोलते हैं। अगला हमारा है कि शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह दो वैसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में ना घूमकर उल्टी दिशा में घूमते हैं। तो मैंने पहले ही बताया आपको ट्रिक कर, जितने भी 2 नंबर वाला आदमी होता है सभी के सभी उल्टे काम करते हैं। तो याद करने का ये हमारा ट्रिक हो गया। अगला है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले पाया जाता है। अगला हमारा है कि पहले प्राकृतिक में 9 ग्रह थे, लेकिन 24 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया? बाहर कर दिया गया। अब इसे क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। अगला पॉइंट, आसमान में टिमटिमाते तारे। तारों का अपना प्रकाश होता है,
इसका पहला गुणधर्म हो गया, चूँकि ये तारे हमसे काफ़ी दूर है इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़ा हैं। सूर्य एक तारा है लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, इसीलिए इसका हम अलग नाम धरे हैं। अगला हमारा है कि लेकिन वास्तव में यह पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। अगला हमारा है कि सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। अगला पॉइंट, सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 4 वर्ष का समय लगता है। यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर पूछेगा तो। पृथ्वी हमारा घर, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है, इसलिए हम लोग जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी नीली नज़र आती है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी का 71% भूभाग जल से घिरा है तथा मात्र 29% स्थल है। अतः जलीय भाग अधिक होने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिससे यह नीला दिखाई देता है। इसी कारण इसका नाम पड़ गया है नीला ग्रह। इसके अलावा इसे अनोखा ग्रह भी कहते हैं। अगला हमारा है कि उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। ये क्या होते हैं इसको समझते हैं। वैसा आकाशीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह किसका चक्कर लगाता है? ग्रह सूर्य का चक्कर लगाता है, और ग्रह का चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड को हम लोग उपग्रह कहते हैं। अगला है कि इसका अपना प्रकाश नहीं होता है। अगला पॉइंट, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत नज़दीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में पूरा करता है। यहाँ से यह प्रश्न पूछे जाने की संभावना है कि चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों और घंटे में पूरा करता है, तो 27 दिन 8 घंटा में पूरा करता है। इसलिए जो हमारा चंद्रमा है उसका एक ही फेस हमेशा नज़र आता है। अगला हमारा पॉइंट है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 1.25 सेकेंड में पहुँचता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 8 घंटा में एक बार घूम जाता है, इसलिए हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। इसके अलावा हमारा पॉइंट है कि चंद्रमा पर ना तो जल है ना ही क्या वायु है। चंद्रमा एक दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। चंद्रमा दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। इसका धरातल ऊबड़ खाबड़ है, इस पर मृदा भी नहीं है। चंद्रमा पर धरातल ऊबड़ खाबड़ है, उसके अलावा इस पर मृदा भी नहीं पाया जाता है। अगला हमारा है क्षुद्र ग्रह। तो सौर परिवार में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये आकाशीय पिंड मंगल एवं बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। यहाँ से प्रश्न बनता है कि क्षुद्र ग्रह किन किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, तो क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलविद का मानना है कि ये ग्रह के ही टुकड़े हैं। जो ये क्षुद्र ग्रह हैं किन्हीं ग्रह के ही टुकड़े हुए भाग हैं, जो टूट के गिरा था उसके ही टूटे हुए भाग हैं जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह साइरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? साइरस है। अगला हमारा है कि ग्रहों की परिक्रमा अवधि एवं उपग्रहों की संख्या। सबसे पहला आता है हमारा बुध, जिसे हम लोग मरकरी भी बोलते हैं। इसका घूर्णन काल है 58.6 दिन। परिक्रमण यानी कि अपने अक्ष पर जो है 58.6 दिन में एक चक्कर घूम जाता है। और परिक्रमण मतलब कि सूर्य का परिक्रमा ये कितने दिन में करता है, तो 88 दिन में ये सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। उपग्रहों की संख्या बात करें तो उपग्रहों की संख्या 0 है। इसका उपग्रह कौन ले गया, तो सूर्य जो है खींच लिया। अगला हमारा है कि शुक्र यानी कि वेनस। घूर्णन समय 243 दिन, काफ़ी धीमी गति करते हुए अपने अक्ष पर ये घूमता है। परिक्रमण समय 225 दिन। परिक्रमण समय उससे कम दिन में ही पूरा कर लेता है, लेकिन अपने अक्ष पर एकदम काफ़ी धीरे धीरे ये घूमता है। उपग्रहों की संख्या भी इसका 0 है। अगला हमारा सबसे महत्वपूर्ण अनोखा ग्रह जिसे हम लोग पृथ्वी बोलते हैं, इसका घूर्णन समय 1 दिन है
और इसके घूर्णन समय के कारण ही दिन और रात आपको देखने को मिलता है। इस गति को हम लोग बोलते हैं घूर्णन गति या दैनिक गति भी कहते हैं। परिक्रमण समय यानी कि अपना एक सूर्य का एक चक्कर जो है पूरे एक साल यानी कि 365.3 दिन में ये पूरा कर लेता है। उपग्रहों की संख्या देखा जाए तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा दूर के पूरा पकावे पूर के। अगला हमारा है मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। इसमें देखिए घूर्णन समय दिया गया है 24 घंटा 6 मिनट, मात्र जो है 24 घंटा 6 मिनट में ये यानी कि पृथ्वी के सेम है। परिक्रमण समय 687 दिन, 687 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा ये पूरा करता है। उपग्रहों की संख्या 2 है, फोबोस और डिमोस। याद कर लेना है कि उपग्रहों की संख्या कितना है मंगल का, तो 2 है, फोबोस और डिमोस। बृहस्पति जिसे हम जुपिटर भी कहते हैं, इसका घूर्णन समय लगभग हम 10 घंटा बता सकते हैं। देखिए ये हमारे शुक्र से भी काफ़ी स्पीड में घूमता है, जिसके कारण अपने अक्ष पर मात्र 10 घंटा में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है, जबकि आपका शुक्र 243 दिन लगाता है अपने अक्ष पर। अगला हमारा है कि उपग्रहों की संख्या कितना है। पहले जो है उपग्रहों की संख्या इससे ज़्यादा था, लेकिन वर्तमान समय में बृहस्पति की उपग्रहों की संख्या 79 हो गया है। 6 नंबर में है शनि। देखिए इसका घूर्णन समय लगभग बोल सकते हैं आप 10.5 घंटा। परिक्रमण समय 29 लगभग इसमें आप 29.5 वर्ष बोल सकते हैं। उपग्रहों की संख्या 82 है। सबसे अधिक वर्तमान समय में उपग्रहों की संख्या किसका है? शनि ग्रह का है। इसके अलावा हमारा आ गया अरुण ग्रह, इसका घूर्णन समय है 16.2 घंटा। परिक्रमण समय 84 वर्ष। परिक्रमण समय कितना है? 84 वर्ष है। उपग्रहों की संख्या 27 है। उपग्रह कितने हैं इसके? 27 है। अगला हमारा है कि वरुण ग्रह का घूर्णन समय 18.5 घंटा। 18.5 घंटा। परिक्रमण समय 165 वर्ष। परिक्रमण समय 165 वर्ष। 3 बार जिंदा होना पड़ेगा इस एक परिक्रमा करने में से सूर्य के लिए। अगला हमारा है कि उपग्रहों की संख्या, इसकी उपग्रहों की संख्या 13 है। अब आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से दिखाई देगा कि कभी कभी आकाश से टूटकर गिरते हुए तारे दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं होते हैं, ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। तो इसे हम उल्का पिंड बोलते हैं। जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो इसे हम उल्का पिंड बोलते हैं। जब टूट के गिरते हैं तो इसे उल्का कहते हैं, और जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं तो इसे उल्का पिंड कहा जाता है। टूट कर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार ये बिना जले पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढा हो जाता है। अगला हमारा है आकाश गंगा, जिसे हम गैलेक्सी बोलते हैं। आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर तक असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफ़ेद चमकदार पट्टी होती है। इसे ही आकाश गंगा कहा जाता है। आकाश गंगा को हम लोग मिल्की वे के नाम से जानते हैं। जो हमारी आकाश गंगा है उससे हम लोग मिल्की वे के नाम से जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पॉइंट है कि आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह कल्पना किया गया है, इसलिए इसे हम लोग तारों की नदी भी बोलते हैं। तारों की नदी किसे कहते हैं? तो आकाश गंगा को कहते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि तारों के समूह को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। अब है सप्तर्षि तारों का समूह। सप्तर्षि तारों का समूह क्या होता है? तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आता है। उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आता है, जिसे हम लोग सप्तर्षि के नाम से जाना जाता है। ये देखिए ये 2 प्रकार के होते हैं, एक वृहद सप्तर्षि, दूसरा आपका है लघु सप्तर्षि। अगला पॉइंट है हमारा, भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषियों के नाम पर किया है। किसके नाम पर किया है? ऋषियों के नाम पर किया है। 1 नंबर में है ऋतु, 2 नंबर में है पुला, 3 नंबर में है पुलत्स्य, 4 नंबर में है आत्री, वरिष्ठ, अंगीरा एवं मरीचि। ये जो है आपके क्या है? ऋषियों के नाम पर नामकरण किया गया है। अगला है कि यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा बीटा गामा डेल्टा एपिसिलॉन एवं एटा एवं जेटा कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा है कि ऋतु एवं पुल्य को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। प्रश्न बन सकता है ऋतु एवं पुल्यों को मिलाने वाली रेखा किस दिशा का सूचक है? तो उत्तर दिशा का सूचक है।
अगला पॉइंट ध्रुव तारा, यह एक स्थिर तारा है, यानी कि स्थिर तारा है यह उत्तरी गोलार्ध में, किसमें, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी की उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा जो है क्षितिज पर दिखाई देता है। तो यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा कहाँ पे दिखाई देता है, तो क्षितिज पर दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, क्षितिज से ध्रुव तारा की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी उस स्थान से अक्षांश भी उतना डिग्री ही होगा। मान लीजिए कि हम ऊपर जा रहे हैं, तो यहाँ से मान लीजिए 7 डिग्री है, तो ऊपर जाने के बाद कितना ही होगा, 7 डिग्री ही होगा। अगला पॉइंट हमारा है कि यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है, यह हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। इसलिए प्राचीन काल से ही नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहा है। राशि क्या होते हैं इसको समझते हैं। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारों के समूह में नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है, इसे ही राशि कहते हैं। ऐसे समूहों की संख्या कितना है, 12 है, इसे ही राशि कहा जाता है। इन राशियों में जो तारे हैं वो किसी न किसी आकृति के नज़र आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों का नामकरण किया गया है, यानी कि नाम दिया गया है। अगला जैसे कि हो गया हमारा मेष हो गया, वृष हो गया, मिथुन हो गया, कर्क हो गया, सिंह हो गया, कन्या हो गया, तुला हो गया, वृश्चिक हो गया, धनु हो गया, मकर हो गया, कुंभ हो गया, मीन हो गया। तो ये जिस आकृति के नजर आते हैं उसी आकृति पर इसका नामकरण किया गया है। नक्षत्र क्या होते हैं, जैसे कि आप सुने होंगे कि इसका अच्छा नक्षत्र में पैदाइश नहीं हुआ है, तो इसको जानते हैं नक्षत्र क्या होते हैं। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है जिसकी संख्या 27 है। नक्षत्रों की संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों के सामने से गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्रों की संख्या कितनी है, 27 है, याद कर लेना है इसको। अगला है कि ये नक्षत्र इस प्रकार है, नक्षत्र इस प्रकार दिया गया है। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पूर्णवर्षु, पुष्य, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फागुनी, उत्तरा फागुनी, हथिया, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल्य, पूर्वा आषाढ़, उत्तरा आषाढ़, सावन, गनिष्ठा, संतविषा, पूर्वभद्रा, उत्तराभाद्रा एवं रेवती। तो ये है इस प्रकार के नक्षत्र, टोटल 27। अगला पॉइंट हमारा है कि पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है। यह प्रश्न पूछ सकता है कि पृथ्वी प्रत्येक नक्षत्र को कितनों दिनों में पार करती है, तो मात्र 14 दिन में प्रत्येक नक्षत्र को पार कर जाती है, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि अजोड़िया अधोड़िया, अजोड़िया का दिन है, अंधड़िया का दिन है। तो नक्षत्र के परिवर्तन के कारण ही अंधड़िया और अजोड़िया का दिन आपको देखने को मिलता है रात में। अगला है कि इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम की पूर्वानुमान भारतीय का ज्योतिष की परंपरा रही है। यानी कि एक नक्षत्र का मौसम कैसा है उसके अनुसार जो है दूसरे नक्षत्र के हम लोग अनुमान लगा सकते हैं इसके सहायता से। अगला है हमारा 1 लीनियर प्रश्न। राशियों की कुल संख्या कितनी है, 12 है। सूर्य की आकृति कैसी है, गोल है। सौर परिवार का प्रधान कौन होता है, सूर्य होता है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है। वर्तमान में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, 8 है। सप्तर्षि कितने तारों का समूह है, 7 तारों का समूह है। पृथ्वी एक नक्षत्र को 14 दिनों में पार करती है। इसलिए नक्षत्रों की अवधि कितने दिनों की होती है, 14 दिनों की होती है। विषुवत रेखा पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह साइरस। अगला है कि टाइटन शनि का सबसे बड़ा तारा है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा तारा है, यानी सबसे बड़ा उपग्रह है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से दूर के अनुसार ग्रहों की संख्या।
बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो इसको फेरबदल करके ऑप्शन बना सकता है, इसलिए हम लोग लाइन से याद कर लेंगे बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अगला है कि सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह कौन है? बुध ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध ग्रह है। अगला हमारा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जुपिटर। पृथ्वी के निकटवर्तीय ग्रह कौन है? तो शुक्र और मंगल है। पृथ्वी के निकटवर्तीय ग्रह शुक्र और मंगल है। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि बृहस्पति के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम बताइए, तो ज्ञानीपीठ इसका सबसे बड़ा चंद्रमा का नाम है। शनि के चारों ओर छल्ले पाए जाता है। शनि के चारों ओर वलय यानी कि छल्ले पाए जाते हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह मात्र एक चंद्रमा है। आकाशगंगा तारों के समूह होता है। नीला ग्रह किसे बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं। लाखों आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड की परिभाषा क्या हो सकता है? तो इसका परिभाषा बोलेंगे सूक्ष्मतम कणों से लेकर महाकाव आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। दूसरा अध्याय की ओर हम लोग आते हुए, पहला अध्याय मैंने पढ़ा दिया आपको, और दूसरा अध्याय के हम लोग सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट एवं टॉपिक को देखते हैं। दूसरा अध्याय का नाम है पृथ्वी एवं उसकी गतियाँ। यहाँ पे पहला हमारा पॉइंट है घूर्णन गति या दैनिक गति। पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा का समय लगता है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी की इस गति के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की इस गति के कारण दिन और रात होते हैं। प्रश्न पूछता है कि पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? तो दैनिक गति या घूर्णन गति के कारण दिन और रात देखने को मिलता है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक ही उसी प्रकार पृथ्वी के जिस हिस्से पर प्रकाश पड़ता है वह हिस्सा दिखाई पड़ता है, वहाँ दिन होता है, और जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ दिखाई नहीं पड़ता है, वहाँ रात होती है। जिस प्रकार ग्लोब घूमता है ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर घूमती है। ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्ष है। जैसे कि मान लीजिए कि ये उत्तरी ध्रुव हुआ आपका, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो मिलाने वाली एक रेखा क्या है? ये एक काल्पनिक है। वास्तव में पृथ्वी में ऐसा नहीं है जैसे कि ग्लोब में दिखता है आपको। अगला हमारा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, लेकिन पृथ्वी पर ग्लोब की तरह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली कोई छड़ी या रेखा नहीं होता है। जैसे में जो भी रॉड लगा होता है वो नहीं होता है वास्तव में पृथ्वी में। ग्लोब पृथ्वी का एक नमूना है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का एक नमूना है। इसलिए ग्लोब अपने अक्ष पर सीधी खड़ी ना होकर एक ओर झुकी है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुआ है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अगला पॉइंट हमारा है परिक्रमण गति। परिभ्रमण गति क्या होता है इसको देखते हैं। परिक्रमण गति बोलिए या परिभ्रमण गति बोलिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई 365 दिन में धीरे धीरे खिसकते हुए सूर्य का एक चक्कर पूरा कर देती है। यानी कि अपने अक्ष पर भी पृथ्वी घूम रहा है। जैसे कि लट्टू देखिए आप, लट्टू क्या होता है? गूंज पर भी जो गूंज लगा रहता है कांटी, उस पर भी घूमता है, और इसके ऊपर वाले भाग में ये भी घूमता है। तो वही हुआ, अपने अक्ष पर भी घूमता है और अक्ष पर घूमने के साथ साथ ये किसको चक्कर लगाता है? तो सूर्य का चक्कर लगाता है। सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस गति को हम लोग वार्षिक गति या परिभ्रमण गति भी बोलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि परिभ्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। आभासी गति क्या होता है? यहाँ से प्रश्न पूछा गया है एक बार। आकाश में सूर्य को देखकर ऐसा लगता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो दिखाई देता है कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर चल रहा है, लेकिन वास्तव में हमारी नज़रों का भ्रम है। वास्तव में पृथ्वी गति कर रही होती और सूर्य स्थिर होता है।
यही हमारा देखने को हर बार होता है कि हम लोग बोलते हैं कि सूर्य का क्या हो गया, पूरब में उदय हो गया। लेकिन सूर्य स्थिर है, पृथ्वी इस समय गति कर रही होती है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यह प्रश्न पूछेगा और धधा के हम लोग गलती टिक कर देंगे कि पृथ्वी हमारा पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है, तो ऐसा नहीं है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य की इस गति को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी गति कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो एक बार इसका झुकाव सूर्य की ओर होता है और आधी परिक्रमा करने के बाद तीसरी बार इसका झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। दूसरी और चौथी स्थिति में यह झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही विपरीत। इसको एक बार समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 21 मार्च को दिन और रात सर्वत्र क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको ज़रा समझते हैं। पहले आते हैं इसके पॉइंट की ओर। पॉइंट में दिया गया है कि परिक्रमण में सभी स्थितियों में अक्ष अपने समांतर रहता है। परिक्रमण में सभी स्थितियों में जो इसका अक्ष है समांतर रहता है। उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु एक दूसरे के विपरीत दिशा में होती है। यहाँ पे मान लीजिए कि उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे हमारा दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पे हमारा मान लीजिए कि गर्मी है तो यहाँ पे क्या होगा, ठंडा होगा। और ये क्यों होगा यह भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब समझते हैं 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। चलते हैं चित्र पर। 21 जून की स्थिति कहाँ पे है इसको देखते हैं। यहाँ देखिए 21 जून की स्थिति को यहाँ पे दर्शा रहा है। पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य का क्या है, सामने है। यहाँ से जब सूर्य का किरण निकलेगा तो डायरेक्ट जो है उत्तरी ध्रुव पर पड़ेगा। उत्तरी ध्रुव पर पड़ेगा। हमारा देश जो है उत्तरी ध्रुव में ही है, इसलिए जब जून के महीना आता है तो उस समय सूर्य के प्रकाश यहाँ पे सीधी पड़ता है और सीधी पड़ने के क्रम में यहाँ पे ऊष्मा अधिक इकट्ठा हो जाता है, अधिक जो है लगातार पड़ते रहता है, जिसके कारण जून में हमें काफ़ी अधिक जो है गर्मी देखने को मिलता है। ठीक उसके विपरीत इसके दक्षिणी ध्रुव में आते हैं तो इसमें क्या होता है, रात बड़ी होती है और शीत का समय होता है। अब पूछिए कैसे, ऐसा क्यों होता है? तो जब सूर्य के प्रकाश यहाँ पर रहा है तो यहाँ पे क्या है, ठंडा नहीं होगा, यहाँ पे सारा तापमान आ रहा है, यहाँ पे क्या है, ठंडा है, इसलिए यहाँ पे शीत ऋतु का समय होता है। तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है कि जब 21 जून को सूर्य जो है पृथ्वी हमारा सूर्य के एकदम सामने होता है तब उस समय उत्तरी ध्रुव में कैसा मौसम रहता है? तो उत्तरी ध्रुव में गर्मी का सीजन रहता है, जबकि दक्षिणी ध्रुव में शीत का सीजन रहता है। इसी प्रकार अगला पॉइंट को हम समझ सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है 21 जून को जब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है उस समय सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबा और रातें छोटी होती है। दिन काफ़ी बड़ा होता है, जल्दी समय बीतता ही नहीं, लेकिन रातें काफ़ी छोटी होती है। उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश लगातार 6 महीने तक पड़ता रहता है, जिससे 6 महीना क्या होता है, लगातार यहाँ दिन रहता है। 6 महीना दिन और 6 महीना रात कहाँ पे होते हैं? तो ध्रुव पे होते हैं। यह प्रश्न आपको पता है। अगला पॉइंट हमारा देखते हैं। ठीक वैसा ही उसी समय दक्षिणी ध्रुव में अंधेरा होता है। यही कारण है कि ध्रुवों में लगातार 6 महीना रात और 6 महीना दिन होता है। जून एवं दिसंबर की स्थिति को समझते हैं। जून एवं दिसंबर की स्थिति क्या है? तो जून एवं दिसंबर की स्थिति, तो जून में आइए, यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका दिसंबर और ये रहा आपका जून। तो इस स्थिति को समझते हैं। अब देखिए हमारा पृथ्वी जो है गति करते हुए यहाँ पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? दिसंबर, यानी कि 22 दिसंबर में पहुँच गया। अब इस समय देखिए पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है इस साइड है और दक्षिणी ध्रुव इस साइड है। अब सूर्य के प्रकाश जो पड़ेगा इसका लगातार जो है यहाँ पे, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर पड़ने वाला है। तो इस समय क्या होगा कि हमारा देश किस साइड में है? तो उत्तरी ध्रुव में है, तो यहाँ सूर्य के प्रकाश कम आएगा। और जब सूर्य के प्रकाश कम आएगा तो ऊष्मा भी यहाँ पे कम होगा, कम इकट्ठा होगा, जिसके कारण दिसंबर में आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, जैसे कि वर्तमान समय में अभी अभी गुजरा हुआ है। तो इसी कारण दिसंबर में हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। वही दक्षिणी ध्रुव में यहाँ पे क्या होता है? दिन बड़ा होता है एवं गर्मी का मौसम होता है। अगले पॉइंट को समझते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, इसको समझ सकते हैं,
जून एवं दिसंबर की स्थिति। 21 जून को पृथ्वी सूर्य की ओर झुके होने के कारण इस समय सूर्य सीधी किरणें विषुवत रेखा से कुछ उत्तर में कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण दिन की अवधि इस समय लंबी होती है। इस समय सूर्य के ताप अधिक मिलता है। सूर्य का ताप क्या होता है? अधिक मिलता है। फलतः इस समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है। जून में मैंने बताया आपको बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है। कारण क्या है? क्योंकि जो भी सूर्य का प्रकाश निकल रहा है वो भी हमारे कर्क रेखा से लगातार पड़ रहा है उत्तरी ध्रुव पर, और लगातार पड़ रहा है तो वहाँ पे ऊष्मा इकट्ठा ज़्यादा हो रहा है। जब ज़्यादा ऊष्मा होगा तो हमें गर्मी महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो जून की स्थिति में हम लोगों के यहाँ बहुत अधिक गर्मी मिलता है, क्योंकि पता है कि हमारा भारत जो है उत्तरी ध्रुव में है। अगला पॉइंट है हमारा कि हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है। किसमें है? उत्तरी गोलार्ध में है। सॉरी, इससे पहले मैंने उत्तरी ध्रुव बोल दिया है। तो हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए जून में खूब गर्मी पड़ती है अहड़ चढ़ के। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी होती है, इसलिए वहाँ जून में सूर्य का ताप कम मिलता है और वहाँ जाड़े का मौसम होता है। मैंने पहले ही बता दिया चित्र के माध्यम से। अगला पॉइंट हमारा है 22 दिसंबर अर्थात 21 जून के 6 माह बाद पृथ्वी सूर्य की आधी परिक्रमा करने के बाद सूर्य की दूसरी ओर पहुंच जाती है। इस समय पृथ्वी का झुकाव सूर्य के विपरीत होता है। इस समय पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है। पृथ्वी का जो है दक्षिणी गोलार्ध, जैसे कि मैंने बताया दक्षिणी गोलार्ध हुआ, इसका उत्तरी ध्रुव है। यहाँ से सूर्य के प्रकाश निकल रहा है तो सबसे अधिक जो है इस पर प्रकाश पड़ेगा, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध प्रकाश पड़ेगा। यहाँ पे ऊष्मा ज़्यादा इकट्ठा होगा, और जब यहाँ पे ज़्यादा ऊष्मा इकट्ठा होगा तो यहाँ पे कैसा दिन होगा? यानी कि ग्रीष्म यानी कि गर्मी का दिन होगा। यहाँ पे सूर्य की किरण तिरछा पड़ेगी, जिसके कारण यहाँ पे जाड़े का मौसम होगा। तो 22 दिसंबर में कैसा दिन रहता है हम लोग यहाँ? हम लोग तो उत्तरी ध्रुव में उत्तरी गोलार्ध में है ना, तो हम लोग यहाँ ये जाड़े का दिन रहता है। अगला पॉइंट है कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ने लगती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध का अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है। अधिक हिस्सा प्रकाश में रहता है और कम हिस्सा अंधेरा में रहता है। इसलिए इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबी एवं रातें छोटी होती है। इस गोलार्ध में अधिक तापमान होने से गर्मी की ऋतु होती है, ग्रीष्म की ऋतु होती है। मैंने आपको चित्र के माध्यम से समझा दिया और यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। इसके विपरीत इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, दिन भी छोटा होता है और दिसंबर में यहाँ जाड़े की ऋतु होती है, क्योंकि हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है। सितंबर और मार्च की स्थिति, इसको समझ लेते हैं। सितंबर और मार्च की स्थिति क्या है? इस दिन पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही विपरीत दिशा में। समझते हैं चित्र के माध्यम से। ये रहा हमारा पूरा चित्र, इसको अब समझते हैं हम चित्र के माध्यम से। यहाँ बोल रहा है, देख सकते हैं ये हमारा स्थिति रहा किस तरीके है ये। तो 23 सितंबर और आपका 21 मार्च, 23 सितंबर का 21 मार्च ये ऐसा स्थिति है। इस समय ना ही जो हमारा पृथ्वी है इसका झुकाव जो है सूर्य की ओर होता है, और ना ही जो है इसके विपरीत जो नीचे वाला है आपके 23 सितंबर, इस समय भी झुकाव जो है किस होता है? सूर्य की ओर नहीं होता है। तो इसको हम लोग पॉइंट के माध्यम से सबसे समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे चित्र के माध्यम से। सितंबर और मार्च की स्थिति, इस दिन पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही विपरीत दिशा में होता है। सूर्य की दिशा में ना है, ना ही इसके विपरीत दिशा में है। इस दिन सूर्य के प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को 2 बराबर भागों में काटती है, इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि किस तिथि को दिन और रात की अवधि बराबर होती है और क्यों होती है? तो इसका कारण मैंने ये बताऊंगा कि इस दिन पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही इसके विपरीत दिशा में होता है। इस दिन सूर्य के प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को 2 बराबर भागों में काटती है, इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात की अवधि इक्वल यानी कि बराबर होती है। यह तिथियां समदिवारात्रि कहलाती है। यह तिथियां जो है समदिवारात्रि कहलाती है या कही जाती है, जो भी कहिए आप। इस समय पृथ्वी को बीचों बीच अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इन दोनों महीनों में अधिक गर्मी होती है। दोनों महीनों में क्या होगा? अधिक गर्मी होगा। अगला है कि उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी। ना ही अधिक गर्मी और ना ही क्या होता है? अधिक जो है आपका सर्दी होता है।
इन तिथियों में हमारे देश में वसंत एवं शिशिर ऋतु होती है। अगला पॉइंट, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधी चमकता है। 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और रातें छोटी होने लगती है। उसके आसपास के क्षेत्रों में गर्मी की ऋतु होती है। अगला पॉइंट है, सुबह के समय जब सूर्य उदय होता है तो पृथ्वी पर उसकी किरणें तिरछी पड़ती है। इस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी के बड़े हिस्से पर फैल जाती है। इस कारण धूप हल्की होती है, गर्मी भी नहीं होती है। इस समय बनने वाली परछाई लंबी होती है। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा किस समय हमारा परछाई लंबी बनती है, तो सुबह वाला जो धूप निकलता है उस समय जो है हमारा परछाई लंबी बनती है। कारण क्या है कि इस समय सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर तिरछा पड़ता है एकदम। अगला पॉइंट, दोपहर में सूर्य की किरणें सीधी हो जाती है। दोपहर में सूर्य की किरणें एकदम डायरेक्ट 90 डिग्री हो जाता है, जिससे परछाई छोटा हो जाता है और गर्मी भी कम हो जाती है। कम हो जाता है। उष्णकटिबंधीय पेटी क्या, इसको समझते हैं। यदि पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर हिस्सों में काटा जाए, यदि पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण को दो बराबर हिस्सों में काटा जाए तो बीच के हिस्से में सूर्य की किरणें लगभग हमेशा सीधे पड़ेगी। यहाँ सालों भर गर्मी पड़ेगी। इस क्षेत्र को हम लोग उष्णकटिबंधीय पेटी कहते हैं। चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये रहा हमारा पृथ्वी। अब पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण, ये रहा हमारा उत्तर, ये रहा दक्षिण, इसके दो बराबर भाग में काटे तो मान लीजिए यहाँ पे हमारा सूर्य है, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है। तो यही बता रहा है कि यदि पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर हिस्सों में काटा जाए तो बीच के हिस्सों में सूर्य के प्रकाश लगभग हमेशा सीधी पड़ेगी। यहाँ जो है हमेशा सीधा पड़ेगा। यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, जो बीच वाला क्षेत्र है इसे उष्णकटिबंधीय पेटी बोलेंगे। चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं हम। यहाँ पे देखिए सूर्य उदय हुआ है, सूर्य किरण जो है सुबह सुबह तिरछा पर, यहाँ हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपका दक्षिणी ध्रुव होगा। अब बीच वाले हिस्से में देखिए इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं, और ये ऊपर वाला जो है इसे कर्क रेखा, इसके नीचे वाला जो है दक्षिण में इसे बोलते हैं मकर रेखा। तो बीच से यदि हम काटते हैं तो इसमें प्रकाश सीधा पड़ रहा है, तो ये जो बीच वाला हिस्सा हुआ इसी के क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला है कि उष्णकटिबंध की पेटी से उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं तो पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है और बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसके कारण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है। पृथ्वी पर इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहा जाता है। यानी कि अब हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं तो इस यहाँ वाला क्षेत्र है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश कम पड़ रहा है, तो इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या है, शीतोष्ण है। क्या है, शीतोष्ण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अगला पॉइंट है कि ध्रुवों के निकट सूर्य की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है 6 महीने दिन होने के बावजूद ये किरणें वहाँ धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती है, अतः यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र को शीत कटिबंधीय की पेटी कहा गया है, यानी सालों भर यहाँ पे बर्फ जमा रहेगा। कारण क्या है कि यहाँ सूर्य के प्रकाश जा नहीं रहा है, और जब सूर्य के प्रकाश नहीं जाएगा तो यहाँ के धरातल गर्म नहीं होंगे, और जब गर्म नहीं होंगे तो मौसम कैसा रहेगा, हमेशा बर्फीला ही रहेगा। इसके माध्यम से भी हम समझ सकते हैं, जो भी चित्र में दिखाया गया है चाप, ये रहा पृथ्वी हमारा पूरा का पूरा 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ये रहा आपका उत्तरी ध्रुव, ये रहा आपका दक्षिणी ध्रुव, और ये जो इसका बीच वाला हिस्सा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीच वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो ये बीच वाला यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा सूर्य है तो यहाँ पे प्रकाश पड़ रहा है, तो इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय की पेटी, उष्णकटिबंधीय की पेटी। और इसके जस्ट ऊपर जाए तो यहाँ सूर्य का प्रकाश जो होगा थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, तो इसे बोलेंगे उष्ण शीतोष्ण की पेटी। और इसके ऊपर जाएंगे तो सूर्य का प्रकाश और तिरछा हो जाएगा, इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं क्या, पूरा का पूरा शीतोष्ण ही बोलते हैं। उत्तरी ध्रुव का शीतोष्ण ये 2 प्रकार का होता है, दक्षिणी ध्रुव का शीतोष्ण और आपका उत्तरी ध्रुव का शीतोष्ण। पहला देखिए इसमें हमारा है कि जो हमारा कर्क रेखा है,
हमारा जो कर्क रेखा है वो कितने डिग्री पर झुकी हुई है उत्तर में, तो 23.5 डिग्री। और वही मकर रेखा देखा जाए दक्षिण में कितने डिग्री पर झुकी हुई है, तो 23.5 डिग्री। और जो आपका दक्षिणी ध्रुव का वृत्त रेखा यानी कि मकर रेखा है, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 64.5 डिग्री पर 66.5 डिग्री पर झुकी हुई है। इसके अलावा यहाँ भी समझ सकते हैं उत्तर में यहाँ पे हमारा है कर्क वृत्त, ये कितना झुका हुआ है, तो ये तो रहा हमारा 23.5 डिग्री। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव का हमारा हो गया आपका मकर रेखा, तो ये कितना हुआ है 66.5 डिग्री। अगला पॉइंट हमारा है पृथ्वी के झुकाव तथा अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से ही तो मौसम बदलते रहते हैं। पृथ्वी के जो झुकाव हैं एवं अक्षीय एवं वार्षिक गति के प्रभाव से ही तो क्या होता है, मौसम बदलते रहते हैं। समदिवारात्रि कब होता है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर के जो है समदिवारात्रि होते हैं, यानी कि दिन और रात की स्थिति इस समय क्या बराबर होता है। सबसे बड़ा दिन कौन है, 25 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है, क्रिसमस डे भी हम लोग बोलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। शीतोष्ण कटिबंधीय में कम गर्मी होती है, क्यों होती है भाई, तो यहाँ पे सूर्य की किरण तिरछा पड़ता है। जहाँ सालों भर गर्मी मिलती है उसे उष्णकटिबंधीय की पेटी बोलते हैं। पृथ्वी का आकार चंद्रमा से बड़ा है, पृथ्वी का आकार चंद्रमा से बड़ा है। चांद पर पहुँचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रांग था। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग अक्ष कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं। अगला पॉइंट, पृथ्वी की घूर्णन गति से दिन और रात होती है। तो ये रहा हमारा दूसरा चैप्टर। इसके भी कुछ वन लीनियर प्रश्न यहाँ पे हैं। विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है। विषुवतीय प्रदेश में सूर्य की किरणें सालों भर क्या होती है, सीधी पड़ती है। अगला हमारा है पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा 3 महाद्वीप से होकर गुजरती है। देश पूछेगा तो 13, महाद्वीप पूछेगा तो 3। कौन कौन से महाद्वीप हैं इसको समझ लेते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देश को समझते हैं, इसमें इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील आ जाएगा, ये 3 देश हुए। इसके अलावा अफ्रीकी महाद्वीप के देश को समझते हैं, इसमें गैबन हो गया, कांगो गणराज्य हो गया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य हो गया, युगांडा हो गया, केन्या हो गया, सोमालिया हो गया। अब एशिया महादेश के देश को देखते हैं, तो इसमें मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओटोम, पीसिप। तो ये रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल जो है विषुवत रेखा कितने देशों से गुजरती है, तो 13 देशों से होकर गुजरती है। इसी प्रकार कितने महादेश से होकर गुजरती है, तो 3 महादेश से होकर गुजरती है। कौन कौन है महादेश उसको देख लेते हैं। तो इसमें महादेश आपके एशिया हो गए, उसके अलावा अफ्रीका हो गया, उसके अलावा हमारा दक्षिणी अमेरिका हो गया। तो 3 हो गए आपके महादेश, यानी विषुवत रेखा 3 महादेशों से गुजरता है और 13 देशों से होकर गुजरता है। अगला हमारा चैप्टर अध्याय नंबर 4, पृथ्वी के प्रमुख रूप, इसको पढ़ते हैं। उसके बाद हम इसके 3rd चैप्टर को पढ़ेंगे। हमारी दुनिया का तीसरा अध्याय पृथ्वी के परिमंडल, इसके महत्वपूर्ण नोट्स को हम लोग देखते हैं। हमारी पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि इस अद्वितीय ग्रह पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां, आवश्यक गैस, जल एवं भोजन उपलब्ध हैं। हवा, पानी, इन तीनों में से एक चीज़ की कमी हो जाए वहाँ जीवन संभव नहीं है। हवा, पानी, भोजन, इन तीनों में से कोई भी चीज़ अगर जहाँ पे नहीं है वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। चंद्रमा और अन्य ग्रहों पर हवा, पानी नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। अगला पॉइंट है कि जल में रहने वाले जीवों को जलचर कहते हैं। जल में रहने वाले जीवों को जलचर कहते हैं, जैसे मेढक, मछली हो गया, ये जलचर हैं। बंसीकट्टा हो गया, इन्हें भी हमारी तरह हवा, पानी तथा भोजन की आवश्यकता होती है। पृथ्वी पर 4 बड़े जलभाग हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा हमारा महासागर है और एकमात्र महासागर जिस पर हमारा देश का नाम है वो रहा हमारा हिंद महासागर। अगला पॉइंट,
जलमंडल क्या होता है इसको समझते हैं। तालाब, नहर, झील, सागर, महासागर इत्यादि पृथ्वी पर जल के विभिन्न भाग हैं। इन सभी के सम्मिलित रूप को जलमंडल कहते हैं। जलमंडल पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर है। जलमंडल पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर है, जिससे प्रकाश पड़ने के कारण यहाँ पे परावर्तन काफ़ी अधिक होता है। इसीलिए पृथ्वी जो है हमारा कैसा नजर आता है, नीला नजर आता है। अब यहाँ से हम समझ सकते हैं, कुछ यहाँ पे दिया गया है महादेश को। तो यहाँ पे रहा हमारा सबसे पहले एशिया महादेश, ये सबसे बड़ा महादेश है। यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया और उत्तरी अमेरिका हो गया। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि भूमध्य रेखा के ऊपर कितने देश हैं, तो चार महादेश हैं। भूमध्य रेखा के ऊपर कितने महादेश हैं, तो 4 है। एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया और आपका उत्तरी अमेरिका हो गया। इसके नीचे कितने महादेश हैं, तो 3 हो गया। ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया। अंटार्कटिका जो है केवल बर्फ का एक महादेश है। पृथ्वी पर 7 महादेश हैं। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। भूमध्य रेखा के नीचे 3 महादेश हैं। मैंने भी पहले बता दिया आपको कि दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। भूमध्य रेखा के ऊपर 4 महादेश है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। वर्ष 1984 इसको समझते हैं। वर्ष 1984 ईस्वी में जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा पर थे, तब उस समय भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे फ़ोन पर पूछा था कि आपको अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसी दिखाई दे रही है। तब राकेश शर्मा ने कहा, नीली। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी का रंग नीला दिखाई पड़ता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं। स्थल मंडल ये क्या होता है इसको समझते हैं। पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जिसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि के सम्मिलित रूप को हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल पर ही हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। इसकी प्रतिशत मात्रा कितना है, तो प्रतिशत मात्रा आपके 29% है। जल संधि क्या होता है, स्थल मतलब कि जिस पर हम लोग रह रहे हैं, और संधि का मतलब होता है जोड़ना। स्थल का वह संकरा भाग जो 2 बड़े बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे हम लोग स्थल संधि कहते हैं। जैसे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को आपस में अटलांटिक महासागर जोड़ता है, तो ये रखा हुआ हमारा स्थल संधि हो गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा, अटलांटिक महासागर किन किन देशों को जोड़ता है, तो आपका हो जाएगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अगला हमारा हुआ जल संधि। जल संधि क्या होता है, तो 2 जल राशि को ये अलग करता है। 2 जल राशि को ये अलग करता है, यानी कि जोड़ता भी है। अगला हमारा है कि जल संधि। जल संधि पानी का वो संकरा भाग है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक साथ जोड़ता है, उसे जल संधि कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, जल संधि कहते हैं। जल संधि को जलडमरू भी कहते हैं। जल संधि को जलडमरू भी कहा जाता है, जैसे कि पाक जल संधि हो गया। ये देखिए पाक जल संधि, ये श्रीलंका और भारत के बीच मिलता है। पाक जल संधि जो है किसके बीच मिलता है, तो श्रीलंका और भारत के बीच मिलता है। वायुमंडल क्या होता है इसको देखते हैं। वायुमंडल जलमंडल तथा स्थल मंडल के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। बहुत सारा इसका परिभाषा है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैस का घेरा है। इसमें अनेक प्रकार की गैसें का मिश्रण है। इसमें अनेक प्रकार की गैसों का क्या है, मिश्रण है। इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैस प्रचुर मात्रा में है। सबसे अधिक गैस हमारा नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ से प्रश्न बनता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी है, तो बोलेंगे हम ऑक्सीजन। वही पूछेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस कौन सी है, तो बोलेंगे नाइट्रोजन। क्लियर। अगला हमारा है कि वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए
वायुमंडल पृथ्वी पर जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें विभिन्न परतें होती है जो अलग अलग ऊंचाई पर पाई जाती है। पृथ्वी से ऊपर इनके नाम हैं क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एवं बहिर्मंडल। 5 गो मंडल है हमारा। जैव मंडल क्या होता है इसको समझते हैं। हमारी पृथ्वी पर 3 चीज़ है, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल। जहाँ ये उपस्थित होते हैं यही जीवन पनपता है। यह जगत सीमित है, इसे जैव मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल के सम्मिलित रूप को जैव मंडल कहा जाता है। बहुत अच्छा परिभाषा है ये। पृथ्वी पर किसी भी मंडल का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तीनों मंडल एक दूसरे से समाये हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्थल पर नदियाँ, तालाब इत्यादि है। मिट्टी में भी पानी और हवा घुली हुई है। वायुमंडल में जलवाष्प, धूलकण होते हैं। जल मंडल में घुली हुई हवा और मिट्टी होती है। उपरोक्त बात से पता चलता है कि तीनों मंडल जो है एक दूसरे में क्या हुए, समाये हुए हैं। जीवन पनपता है, तो यह प्रश्न पूछेगा जीवन कहाँ पनपता है? जैव मंडल में पनपता है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। जलडमरू मध्य जोड़ता है तो 2 बड़े जल भागों को जोड़ता है। समताप मंडल होता है, वायुमंडल होता है। समताप मंडल क्या होता है? वायुमंडल होता है। हवा में उड़ने वाले पक्षी नभचर कहलाते हैं। हवा में उड़ने वाले पक्षी नभचर कहलाते हैं। तो ये रहा आपके तीसरे अध्याय। इसके बाद चलते हैं हम लोग चौथे अध्याय की। चौथा अध्याय है हमारा है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। दोस्तों काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाई जा रही है, इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी मेहनत पड़ रहा है। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए चौथा अध्याय को देखते हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पहाड़, पठार और मैदान प्रकृति की देन है। पहाड़, पठार और मैदान जो है किसका देन है? प्रकृति की देन है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सागर है, यहाँ पे मैदान है, यहाँ पे पठार है, यहाँ पे पहाड़ है। तो इसको हम लोग एक परिभाषा के रूप में जानेंगे एवं इसके प्रकार को समझेंगे। काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए चैप्टर। यहाँ से प्रश्न 2 पूछा जा चुका है। मैदान क्या होता है? नीची और समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। कितना सुंदर परिभाषा है। नीची एवं समतल भूमि का प्रदेश मैदान कहलाता है। मैदानों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे समुद्र से ऊंचे नीचे हो सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मैदान जो है समुद्र से ऊंचे नीचे हो सकते हैं। मैदान अपने समीपवर्तीय पठार तथा पर्वतों से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। कहने का अर्थ है ये कि मैदान जो अपने समीपवर्तीय पठार एवं पर्वत से कभी ऊंचा नहीं हो सकता है। देख सकते हैं मैदान यहाँ पे क्या है? दूसरे पौधान पर है। इसके ऊपर हमारा पठार है, इसके ऊपर पहाड़ है। तो यही बता रहा है कि जो भी मैदान हमारा है ये पठार एवं पहाड़ से ऊंचे नहीं हो सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, यह प्रायः एक ही प्रकार के मिट्टी के बने होते हैं। जो मैदान होता है यह एक ही प्रकार के मिट्टी के बने होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर हो सकता है। मैदान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अपर्दन मूलक मैदान, इसको समझते हैं क्या होता है। वैसा मैदान जिसकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है उसे अपर्दन मूलक मैदान कहते हैं। अपर्दन क्या होता है सबसे पहले इसको जानते हैं। अपर्दन देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पे मिट्टी है तो हवा या पानी के माध्यम से ये बह कर या उड़ कर यहाँ पे आ गया, तो ये स्थिति इस मिट्टी का क्या कहलाया? अपर्दन कहलाया। तो वही यहाँ पे परिभाषा दिया गया है कि वैसा मैदान जिसकी रचना में अपर्दन की क्रिया का प्रमुख हाथ रहता है उसे अपर्दन मूलक मैदान कहते हैं। जैसे में फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप तथा कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का मैदान। तो इसके एग्जाम्पल से प्रश्न पूछेगा, उत्तर यूरोप का मैदान किस मैदान का उदाहरण है? तो अपर्दन मूलक का उदाहरण है। इसके अगला जैसे कि फिनलैंड का मैदान, ये किसका उदाहरण है? तो अपर्दन मूलक का उदाहरण है। अगला पॉइंट हमारा है निक्षेपण मूलक मैदान। निक्षेपण मूलक मैदान क्या होता है? निक्षेपण की क्रिया के दौरान नदियों, हिमानियों, वायु तथा सागरीय तरंगों से जो मैदान बनते हैं उन्हें
निक्षेपण मूलक मैदान कहते हैं। जैसे कि केरल के तट के मैदान, केरल के तट के मैदान का निर्माण किससे हुआ है? निक्षेपण से हुआ है, इसलिए हम लोग इसे निक्षेपण मूलक मैदान कहते हैं। हंगरी का मैदान, यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इसका निर्माण भी किससे हुआ है? तो निक्षेपण से हुआ है। अगला तीसरा हमारा है रचनात्मक मैदान, वैसा मैदान जिसका निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के द्वारा होता है उसे रचनात्मक मैदान कहते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्तीय मैदान। चिकनी मिट्टी को केवाली मिट्टी भी कहते हैं, जिसमें धान की फसल खूब होती है। प्रश्न पूछेगा कि धान की फसल किस में खूब होती है? तो केवाली मिट्टी में या चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक धान की फसल होती है। दलदली मिट्टी में दलहन की फसल खूब होती है। दलदली मिट्टी में जो है किसकी खेती होती है? तो आपके दलहन यानी कि दाल। अगला पॉइंट हमारा नोट में है कि मैदानी क्षेत्र में जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास एवं परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से प्रदान की जा सकती है। बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ मैदानी भाग के रूप में फैला हुआ है। इसमें कृषि कार्य होता है। ऐसा मैदान पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में असम तक मिलते हैं। ये इलाके सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। यह पूरा मैदान क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे भारत के उत्तरी विशाल मैदान के नाम से जाना जाता है। ये आपके इंडियन ज्योग्राफी से थोड़ा सा पॉइंट लिया गया है। अगला हमारा इसमें पॉइंट है पठार। पठार क्या होता है इसको समझते हैं। यह आसपास की भूमि से ऊंचा होता है। पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है। इसके ऊपर का भाग सपाट होता है। यह कई सौ मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकता है। यह कई सौ मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकता है। हमारे देश में दक्कन का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार इसका उदाहरण है। प्रश्न पूछेगा कि हमारे देश में दक्कन का पठार किसका उदाहरण है? तो पठार का ही है। अगला है कि तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार संसार का सबसे ऊंचा पठार है। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। पामीर के पठार को संसार की छत कहा जाता है। इन पठारों में खनिज के भंडारण मिलते हैं। इन पठारों में जो है खनिज के भंडार मिलते हैं। पर्वत क्या होते हैं इसको समझते हैं। पर्वत एक प्राकृतिक की देन है जिसमें सपाट नहीं होता है, यानी कि ये समतल जैसे नहीं होता, इस पर जहाज नहीं उतर सकता है, ऊबड़ खाबड़ होता है, तिरछा होता है। और वे आसपास के क्षेत्रों में बहुत संकीर्ण यानी कि नुकीले होते हैं। ये लंबी श्रृंखलाओं के रूप में भी फैले होते हैं। ऐसी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। ऐसी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। बहुत ऊंचा होने पर कई पर्वतों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। बहुत ऊंचा होने पर जो है क्या होता है, बर्फ़ जो है हमेशा जमी रहती है और इससे कई नदियाँ निकलती है। इससे कई नदियाँ निकलती है। इन नदियों को हम लोग हिमानी नदी के नाम से जानते हैं। भारत में हिमालय पर्वत अधिक ऊंचाई के कारण उसके शीर्ष भाग में बर्फ़ जमी रहती है। उसके शीर्ष भाग में बर्फ़ जमी रहती है और कई नदियाँ भी निकलती है। अरावली पर्वत कम ऊंचाई के कारण इस पर बर्फ़ नहीं जमता। अरावली पर्वत बहुत कम नीचा है, इसलिए वहाँ पर बर्फ़ जमता है नहीं जमता है, नहीं जमता है। लेकिन यहाँ वर्षा जल के कारण नदियाँ निकलती है। अगर वर्षा ना हुआ तो नाले का रूप धारण कर लेती है यहाँ की नदियाँ। अरावली मुख्यतः भारत के राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। अरावली जो है भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। अगला पॉइंट हमारा है कि पर्वतों का आकार एक जैसा नहीं होता है। पर्वतों का आकार एक जैसा नहीं होता है। बिहार में बड़े बड़े पर्वत तो नहीं है, लेकिन छोटी छोटी पहाड़ियाँ ज़रूर है। राजगीर की पहाड़ी सुने होंगे, गिरियक बराबर एवं हवेली खड़गपुर के हो गया, बंदार हिल हो गया, ये सब क्या है? छोटे छोटे बिहार की पहाड़ियाँ हैं। पर्वतों से निकलने वाली नदियों के जल का उपयोग सिंचाई तथा वन बिजली उत्पादन में किए जाते हैं। पर्वतों पर वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। इन सब में से हम लकड़ियाँ, चारा, औषधियाँ इत्यादि प्राप्त करते हैं। अगला होता है हमारा
पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा कराने में भी सहायक हैं। पर्वत पर्यावरण संरक्षण एवं वर्षा कराने में भी सहायक होते हैं। पर्वतों पर यातायात कठिन होता है, यहाँ खेती करना भी कठिन होता है, इसलिए यहाँ पे अजीब ढंग से खेती की जाती है। पर्वतों पर खेती करने के लिए किसानों को सीढ़ीदार यानी कि सीढ़ी के रूप में खेती करना पड़ता है, खंदा खंदा बनाकर। अगला पॉइंट है कि भारत में शिमला और कश्मीर पर्वतीय पर्यटन स्थल में प्रसिद्ध हैं। पर्वत को 3 वर्गों में बांटा गया है, इसको समझते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे की संभावना है। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रमशोथ पर्वत, एक और हमारा क्या है वलित पर्वत, भ्रमशोथ पर्वत, और एक जो है ज्वालामुखी पर्वत। तो एक नंबर में हम लोग समझेंगे वलित पर्वत, वैसा पर्वत जिसका सतह ऊबड़ खाबड़ एवं शंक्वाकार होता है। जैसे भारत का हिमालय पर्वत हो गया, दक्षिण अमेरिका का एंडीज पर्वत हो गया, इस सब वलित पर्वत का उदाहरण है। वलित पर्वत के अत्यंत प्राचीन होने के अपरदन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। तो वलित पर्वत का दूसरा नाम क्या है हमारा? अवशिष्ट पर्वत भी है। जैसे कि अरावली का पर्वत हो गया, तो अरावली का पर्वत कैसे पर्वत का उदाहरण है? तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला पॉइंट हमारा है भ्रमशोथ पर्वत। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण, पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ जाती है। 2 दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, इस उठे भाग को हम लोग भ्रमशोथ पर्वत कहते हैं। जैसे कि भारत का सतपुड़ा पर्वत किसका उदाहरण है? तो भ्रमशोथ पर्वत का उदाहरण है। अगला पॉइंट ज्वालामुखी पर्वत क्या होता है, इसको देखते हैं। ज्वालामुखी से निकलने लावा एवं अन्य पदार्थों को ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे कि इटली का विसुवियत पर्वत, इटली का विसुवियत पर्वत का निर्माण किससे हुआ है? तो ज्वालामुखी से हुआ है। भारत के अंडमान निकोबार के बैरन आइलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। ये एकमात्र जो है भारत के सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कहाँ मिलता है, कहाँ पे पाया जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में के बैरन आइलैंड शहर में ये मात्र जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कम ऊंचाई के पर्वतों को पहाड़ी कहा जाता है। कम ऊंचाई के पर्वतों को क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहा जाता है। सोन नदी अमरकांड की पहाड़ी से निकलकर, सोन नदी अमरकांड की पहाड़ी से निकलकर उत्तर पूर्व प्रवाहित होते हुए बिहार में प्रवेश करते पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश करती है। बिहार के मैदानी भागों में कैमूर से मैदानी भागों में प्रवेश कर गंगा में आकर मिल जाती है। तो यहाँ से पूछेगा भी जो आपके सोन नदी है वो किस क्षेत्र से? तो पहाड़ी क्षेत्र से होकर आके कहाँ प्रवेश करती है? आपके बिहार के मैदानी भाग के कैमूर के मैदानी भाग में प्रवेश करती है, वहाँ से गंगा में आकर मिलती है। बिहार में सोन नदी पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती है। प्रश्न पूछ दिया ना, तो बिहार में जो है किससे होकर गुजरता है? तो बिहार में सोन नदी पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरती है। वाल्मीकि नगर बिहार के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। वाल्मीकि नगर बिहार के पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित है। धान की फसल के लिए चिकनी मिट्टी प्रयुक्त है। धान की फसल के लिए चिकनी मिट्टी क्या है? प्रयुक्त है। पठार के ऊपर की सतह को सपाट कहते हैं। पठार के ऊपर की सतह को क्या बोलते हैं? सपाट कहते हैं। पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी, पहाड़ों की लंबी श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। प्राचीन पठार जो है दक्कन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहे हमारे चौथे अध्याय। 5वां अध्याय है दिशाएं। दिशाएं क्या होता है इसको देखिए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 प्रमुख दिशाएं हैं। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 प्रमुख दिशाएं हैं। लेकिन टोटल दिशा की बात किया जाए तो टोटल दिशाएं 10 है। कितना है? तो 10 से है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ऊपर में हमारा उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम, और बीच वाले उत्तर और पश्चिम के बीच में से बोलते हैं उत्तर पश्चिम। हमेशा उत्तर को क्या बोलेंगे? उत्तर में हमेशा इसको पहले रखेंगे, यानी इसको मान्यता देंगे हमेशा, और नीचे में पहले हम लोग दक्षिण की मान्यता देंगे। बीच में कभी भी हम पश्चिम और पूरब को नहीं लाएंगे। तो इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? दक्षिण पश्चिम। इस वाले क्षेत्र को दक्षिण पूरब। अब इसमें ऊपर में चलते हैं तो उत्तर पूरब। इस वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर पूरब। 1 2 3 4 5 6 7 8 को ये हुआ, और एक आपके ऊपर और एक आपके नीचे। ठीक, उत्तर
तथा पूरब के बीच को हम लोग उत्तर पूरब कहते हैं। उत्तर और पूरब के बीच को हम लोग बोलते हैं उत्तर पूरब। उत्तर तथा पश्चिम के बीच को बोलते हैं उत्तर पश्चिम कहते हैं। दक्षिण तथा पश्चिम के बीच को हम लोग दक्षिण पश्चिम कहते हैं। दक्षिण तथा पूरब के बीच को हम लोग दक्षिण पूरब कहते हैं। हमारे सिर से ठीक ऊपर की दिशा को जोनिथ यानी कि आकाश और पैर के नीचे की दिशा को नादिर यानी कि पाताल कहा जाता है। इस प्रकार कुल दिशाएं 10 है। कुल दिशा कितना है तो 10 है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा भारत का एक मैप है। इसके चौहद्दी को देखते हैं तो भारत के उत्तर में ही हमारा हिमालय पर्वत, दक्षिण में आपका क्या है, दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है आपका हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी और अरब आपका पश्चिम में अरब सागर है। ये भारत का आपका चौहद्दी हो गया। भारत की चौहद्दी इस प्रकार इसको दिया गया है, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में आपके हिमालय पर्वत, दक्षिण में आपके हिंद महासागर। बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व में है। बंगाल की खाड़ी जो है भारत के दक्षिण पूर्व में है। दक्षिण पूर्व समझते हैं यानी कि जैसे कि बीच वाला जो पर्सन हो गया उसमें है। अगला पॉइंट हमारा है बिहार का मैप। बिहार के मैप को समझते हैं तो बिहार के उत्तर में और पूरब में, दक्षिण में, पश्चिम में, इसके हम लोग देखते हैं चौहद्दी। तो बिहार के उत्तर में नेपाल, आपके पूरब में क्या है, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में यूपी और आपके नीचे क्या है झारखंड, नीचे आपके झारखंड है। आइए इसकी चौहद्दी को एक बार देख लेते हैं। बिहार की चौहद्दी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पश्चिम में आपके यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश और पूरब में आपके पश्चिम बंगाल हैं। ये था आपके पूरे 5वें चैप्टर का संपूर्ण नोट्स 1 से लेकर 5 तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्र के पास भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।